अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। रागुल लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं मुनीबा आसिफ। उम्मीद है कि जनाब आपका जो दिन है बहुत अच्छा गुजरेगा और आप सब सेहतमंद और खुशहाल भी होंगे। तो आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी ज़िंदगियों का हिस्सा है, लेकिन हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ माहौलियाती मसाइल की और उनके हमारे सेहत पर असरात की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि माहौल का हमारी सेहत से क्या ताल्लुक़ है, तो चलिए ज़रा से सादे अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं आज कि हवा, पानी और ज़मीन, ये तीनों चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और हमारी ज़िंदगियों में एक अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन जब यही अनासिर आलूदा हो जाते हैं तो हमारी सेहत भी मुतासर होती है। और साफ़ हवा, साफ़ पानी और साफ़ ज़मीन दरअसल सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत होते हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां आबादी की शरह तेज़ी से बढ़ रही है, इससे सनती तरक्की, गाड़ियों के धुएँ और प्लास्टिक के इस्तेमाल में भी इजाफ़ा हो रहा है। और ये सब चीज़ें जो है ये माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही हैं। और यही आलूदगी हमारी सांसों में घुलकर हमें बीमार करती है। अब आप कहेंगे कि चलें ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल भी मेरे पास है। तो जवाब है कि छोटे छोटे कदम लें। अगर हम सब मिलकर अपनी छोटी छोटी आदत में तब्दीली लेकर आए ना, तो बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। जैसे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम कर दें और पानी का ज़िया अगर हम रोक दें। ये सब वो छोटे कदम हैं जो हम सब उठा सकते हैं और बड़े ईज़िली कर सकते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि पीने के पानी की, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि साफ़ पानी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। और आलूदा पानी मुख्तलिफ़ बीमारियों जिस तरह हैज़ा है, पेट के अमराज हैं और इवन दो के स्किन की बीमारियां भी पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम अपने पानी को महफूज और साफ़ रखेंगे तो हम अपने और अपने बच्चों की सेहत का जो है ना वो मुहाफ़िज़ हो सकते हैं, उनको महफूज रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, आपका जो माहौल है वो सेहतमंद रहे, तो उसके लिए थोड़े बहुत कुछ ना कुछ हमें इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, प्लांटेशन करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जिस तरह मैंने दो और फैक्टर्स की बात की है कि जनाब आप प्लास्टिक को भी कम से कम उसका इस्तेमाल करें और उससे छुटकारा हासिल करें ताकि हमारा माहौल साफ़ सुथरा रह सके। और उसके साथ साथ जो पानी का ज़िया है उसको भी रोकें ताकि आने वाला जो साल है, जिस तरह हमें ये ख़दशा ज़ाहिर किया जाता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर स्केल है वो नीचे जाता जा रहा है, वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो उसको हम लोग मेंटेन कर सकें और अपने लिए एक सिक्योर फ्यूचर जो है वो बना सकें। तो ये आज का पैगाम था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी हमने आगे बढ़ना है और कुछ हमने बात करनी है जनाब हमारे टैलेंट के हवाले से, पाकिस्तान के टैलेंट के हवाले से। हमारे यहाँ ना मुआशरे में कभी कोई मसला है तो कभी कुछ इशू मौजूद रहता ही है, लेकिन मसाइल के होने के बावजूद भी हमारे पास जो टैलेंट है ना वो भी मौजूद है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत है। और अगर मुनासिब वक्त पर मुनासिब तरबियत मिल जाए तो ये टैलेंट हमेशा चमकता है। इसी टैलेंट की एक मिसाल हमारी आज की मेहमान बानो भट्ट हैं, जिन्होंने अपने टैलेंट के ज़रिए दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। 2 बार नेशनल MMA चैम्पियन रह चुकी हैं, जबकि हाल ही में आपने एक वीडियो भी देखी होगी एशिया कप की, जिसमें उन्होंने होने वाले मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया, जो कि उनके टैलेंट का मुँह बोलता सबूत और उनकी अनथक मेहनत का नतीजा भी है। और उनके अभी तक के सफ़र के मुतालिक जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वो मुस्तक़बिल में क्या टारगेट सेट करती हैं। तो जागो लाहौर में आज हमारे साथ बानो भट्ट मौजूद हैं और उनके साथ उनके एथलीट भी उनके जो कोच हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे उनका कि किस तरह उन्होंने बानो भट्ट को सिखाया और किस तरह उन्होंने ख़ास तौर पर उसका टैलेंट जो है उसको एक्सप्लोर किया, उसको पॉलिश किया, कितना मुश्किलात जो थी इस सफ़र में आई इन दोनों को। तो आप लोगों ने एक वीडियो भी देखी होगी शायद, जिससे आपको पता चल जाए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। रिसेंटली सोशल मीडिया पर बहुत
बहुत ज़्यादा बानो की जो है ना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें हमने देखा कि बानो भट्ट का जब नाम लिया जाता है, जब उन्हें गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा है और पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, तो ज़ारो क़तार जो है ना वो खुशी के आंसू जो है ना बानो रो रही थी। और वो वीडियो इतनी कह ले कि हमारे लिए भी इतना प्राउड मोमेंट था वो, कि एक पाकिस्तानी और जिनकी अनथक मेहनत है और गोल्ड पे गोल्ड आ रहा है पाकिस्तान के लिए। मेरे ख्याल से जो 2024 है और ख़ासतौर पर अगस्त का महीना है ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। तो हमारे साथ बानो मौजूद है और उनके साथ उनके जो कोच हैं वो मौजूद है। तो बानो, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, और आपको भी वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? बानो, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आपके ऊपर कि आप गोल्ड मेडल लेकर आई हैं पाकिस्तान के लिए। और जैसे मैंने बात की कि 14 अगस्त आज़ादी का महीना था, तो इसमें हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा है कि हमारे पास दो गोल्ड आ गए। एक तो अरशद नदीम लेके आई हैं, दूसरे आप लेकर आए हैं। तो कैसा फील हो रहा है और कितनी मुश्किल थी ये जर्नी आपके लिए? सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि वो गोल्ड मेडल खाली मेरे लिए नहीं था, पूरे पाकिस्तान के लिए था, मेरे कोच के लिए था, मेरे पेरेंट्स के लिए था। और मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना किए करके इस स्टेज तक आए। सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो होती थी हमें स्पॉन्सर्स की होती थी। इंटरनेशनल इवेंट पे जाने के लिए हमेशा रह जाते थे, स्पॉन्सर नहीं होते थे, कोच नहीं साथ जा सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा कोच साथ थे, परफॉर्म किया और गोल्ड लिया और गोल्ड लेकर आई है। तो अल्ताफ़ साहब, जिस तरह बात की बानो ने कि स्पॉन्सरशिप्स की बड़ी कमी होती है, और हम जिस भी एथलीट से बात करते हैं ना अपने प्लेटफॉर्म से, सबसे पहले यही एक शिकवा आता है कि स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है हमें। सबका यही प्रॉब्लम है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि पाकिस्तान में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर ये थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप करे तो यहाँ से ओलंपिक का एक नहीं कितने ही गोल्ड मेडल निकले, और मुख्तलिफ गेम्स में निकले, खाली नेज़ाबाजी में नहीं। मगर यहाँ सब क्रिकेट को ही देखा जाता है और उसी को स्पॉन्सर किया जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे टैलेंट है कि हर मुल्क कहता है। अभी इंडियन भी जो आए थे वो कहते थे कि हमें तो नज़र नहीं आ रही, ये समझ नहीं आ रही कि छोटी सी है, इतनी कमज़ोर सी लग रही है। आप अगर उनकी एथलीट देखें फाइट में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, फिजिकली भी ये वो, मगर इसने उसको जब बिछाया तो उनको पता लग गया कि ये इतने स्ट्रॉन्ग है, अगर इनको स्पॉन्सर किया जाए, इनकी डाइट हर चीज़ हो, तो ये तो बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि उनके पास अपना डॉक्टर होता है, अपने एथलीट, अपने मुख्तलिफ कोचेज़ होते हैं, फिजियो सब होते हैं। मगर यहाँ तो मुझे साथ लेके जाने के लिए बड़ी मिन्नतें और लोगों के तरले करने पड़ते हैं कि मैंने इसको 6.5 या 7 ईयर्स में तैयार किया, मुझे पता है इसने किस राउंड में कैसे खेलना है, क्या परफॉर्म करना है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये मुश्किल खेल है और ख़वातीन को इस खेल में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? देखिए, फीमेल्स के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, वो करने पे आए तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो काफ़ी जो लोग होते हैं अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ये गेम इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको जब आपने गेम स्टार्ट करनी है, आपके पास एक अच्छा कोच होना चाहिए। मतलब आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, और मतलब ये जो गेम है ना, ये आपसे टाइम मांगती है। और मेहनत इसमें बहुत चाहिए, टेक्निकल चीज़ें जो आपको समझ में आनी चाहिए। कुछ टेक्निकल एरियाज़ हैं MMA के जिस पे हमें वर्क करके अपनी आप गेम इम्प्रूव करेंगी, फिर आप इस फील्ड में आके अच्छी परफॉर्मेंस देके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं और नेशनल और इंटरनेशनली भी खेल सकती हैं। अब जैसे ये रिसेंटली जो आप गोल्ड मेडल लेकर आई हैं बानो, तो वो क्या टेक्निक थी या वो क्या जज्बा था आपका उस वक्त? हमने वैसे तो उस वीडियो में देख ही लिया था कि आपका क्या जज्बा था उस टाइम, आपके इमोशंस क्या थे, बट मैं आपके ज़ुबानी जानना चाह रही हूँ कि उस वक्त आप क्या सोच रही थी और किस टेक्निक के साथ आपने उन्हें हराया? जो मैंने अभी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड लिया है, इसके मैं ना आपको एक शॉर्ट बात बताना चाहती हूँ। लास्ट ईयर मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई थी सर्बिया में। अच्छा। तो उस टाइम स्पॉन्सर्स नहीं थे, मैं फर्स्ट टाइम वर्ल्ड लेवल पर अकेले गई थी। सर मेरे साथ नहीं जा सके थे स्पॉन्सर्स ना होने की वजह से। तो उधर मेरा सेमीफाइनल आ गया था कजाकिस्तान के साथ, और मैं हार गई थी। अब एशिया में पहला सेमीफाइनल मेरा था इंडिया के साथ, वो मैंने जीत लिया, और मेरा फाइनल आया उसी कजाकिस्तान की लड़की के साथ, मेरे ही होम ग्राउंड में। बैक पे मेरे कोच थे, मैं फुल कॉन्फिडेंट थी, मैं गई, मैंने तीनों राउंड्स क्लियर खेले, मैंने मतलब एक कहले रिवेंज ले लिया मैंने अपना। और मतलब मैंने परफॉर्मेंस मेरी पूरे पाकिस्तान सबको बहुत अच्छी लगी, और मैंने सबको बताया कि ये परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस तब आती है। अब जब मैं रिंग में जा रही थी, मेरी बैक स्ट्रांग थी, पीछे सर थे, मुझे फुल यकीन था, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन मुझे इन्होंने शुरू से खिलाया, मतलब आप कह लें एक बच्ची जिसने
12-13 साल की, 11-12 साल की उम्र में स्टार्ट किया, और मतलब पीछे से एक ही आवाज़ सुनती रही हर इवेंट में कि ऐसे करो ऐसे करो। अब सर को पता है मैं किस तरह खेलती हूँ, और अब आप मेरी फाइट की वीडियोस भी बहुत जगह लोगों ने लगाई है, कमेंट्स भी किए कि मतलब मैं फाइट खेल रही थी, मेरा ध्यान सारा सर की तरफ था, मेरा फाइट में नहीं था। वो मुझे कह रहे थे इधर लाओ उधर करो, अभी ये करने वाली है वो करने, मेरा इन पे ध्यान था क्योंकि मुझे पता है ये मुझे सही गाइड करेंगे। और मेरा और इनका गोल एक ही था, पाकिस्तान के लिए गोल्ड। तो मैंने जिससे मैं हारी थी मैंने उसको हरा के पाकिस्तान के लिए गोल्ड लिया, लोगों को गलत प्रूफ किया जो अंडर एस्टिमेट करते हैं, खासतौर पर खवातीन को या फिर लड़कियों को। तो इस फील्ड में खासतौर पर बानो आपका मेंटोर कौन रहा है, किसको इंस्पायर करती हैं आप? मुझे जब मैं इस फील्ड में आई थी, मेरे जो रोल मॉडल है मेरे कोच ही है। कोच ही है, क्या बात है, वाह जी वाह। तो कोच साहब आगे का क्या प्लान है, किस तरह की अब नेक्स्ट चैंपियनशिप के लिए बानो को किस तरह रेडी करा रहे हैं, और क्या सारा आगे प्रैक्टिस सेशन होने वाला है? आगे भी फिलिपाइन में आ रही है शायद, जी फिलिपाइन में आ रही है इंटरनेशनल चैंपियनशिप, उसके लिए हम जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। ओह, इंशाल्लाह वहाँ से भी हम गोल्ड लेके ही आएंगे। अच्छा, क्योंकि मुझे स्पॉन्सर के लिए 2-3 लोगों ने कहा है, कर दिया तो ठीक है इंशाल्लाह अब कर दिया हम जाएंगे तो फिर पाकिस्तान का फ्लैग और जो नेशनल एंथम है ना वो बजेगा। अच्छा, ये चीज़ हमने बहुत देखी है ख़ास तौर पर कि जब कोई जीत कर आता है या ख़ास तौर पर गोल्ड लेकर आता है तो उस कामयाबी के सारे क्रेडिट लेने आ जाते हैं। ये बात आपने सही की है। देखिए बहुत इनके 20 से तब ज़्यादा न्यूज़ चैनल पाकिस्तान, अब पहले इतना मुझे लोग नहीं जानते थे, अब मैं देखती हूँ मैं हैरान होती हूँ, इतना मुझे प्यार मिल रहा है पूरी पाकिस्तानी अवाम से। लोग इतने कमेंट्स कर रहे हैं कि अब हमें क्रिकेट को छोड़ के बाकी स्पोर्ट्स को भी देना चाहिए। अब मुझे पता भी नहीं होता, मुझे कोई मेरी मदर मुझे वीडियो शेयर कर रही थी, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, हर जगह पे मतलब लोग पोस्ट कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है। मतलब इतने सारे लोग मैं देख रही हूँ, इतने सब अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है ये दिन भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह के दिन आप देखेंगे। तो थोड़ा सा अपनी डाइट के बारे में बानो में बताएं, किस तरह की डाइट आप लेती हैं, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, कितनी प्रैक्टिस करती हैं दिन में? प्रैक्टिस डिपेंड करता है, आपका इंटरनेशनल इवेंट है तो वैसे भी नेशनल लेवल पर भी हम 3 टाइम ट्रेनिंग करते हैं। और डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि आपने फाइट करनी होती है, उसकी एक वेट कैटेगरी होती है जिसमें आपने खेलना आप किस कैटेगरी में खेलती हैं? मैं MMA में मैं 47.7 एटम वेट में खेलती हूँ। मैं जूडो खेलती हूँ, वो मैं 48 में, जुजुत्सु 48 में, MMA की नेशनल चैंपियन वो भी 48। वो एक मार्शल आर्ट नहीं ना खेलती, बहुत सारी मार्शल आर्ट्स 6-7 टाइप की मार्शल आर्ट सिखाई है, तो ये सब में पार्टिसिपेट करती है, सब में जीतती है। क्या बात है, पाकिस्तान में उसको अभी तक नहीं हराया किसी। अच्छा, तो डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि मुझे ना लगता है फाइट से ज़्यादा ना मेरे लिए टफ चैलेंज होता है डाइट। अच्छा, क्योंकि मैं खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं बहुत खाती हूँ, बट है ना इसलिए और मतलब जब फाइट कैंप लगता है तो उसमें होता है कि चावल, ये जो बाहर से खाना, देसी वगैरह सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, क्लीन मील करना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ कि मेरे लिए सबसे हार्ड पार्ट डाइट है फाइट से, और उसको मतलब मुझे करना भी पड़ता है मेंटेन, क्योंकि अक्सर इवेंट्स जब नहीं हो रहे होते तो मैं सही खा पी रही हूँ, तो मुझे कोच की तरफ से इजाजत होती है कि अब खा लें आप। वाह वाह, क्या बात है। और फिर उसके बाद जब इवेंट पास आता है, वेट में देखती हूँ तो अच्छा वेट बढ़ गया, 2-3 किलो बढ़ गया तो वो सर, क्योंकि हमारा ये टारगेट होता है कि आप जब, जैसे मैंने 47.7 में खेलना है, ठीक है, सर कहते हैं मुझे आपका आप 1 kg अंदर कम रखोगे ना, मतलब 46 रखोगे, 40 तो आप ड्यूरिंग इवेंट सही खा पी सकोगे और पावर और उतना ही वेट आप लोग आपका रहेगा, क्योंकि हमारा डेली वेट होता है फाइट से 3 घंटे पहले। अच्छा, तो वो वेट जो मेंटेन करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो थैंक यू सो मच बानो, आप यहाँ पर आई। कोच साहब, अल्ताफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जो नेक्स्ट फाइट आप करने जा रही है, इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और बानो से हमने आपकी मुलाकात कराई, उनके कोच से आपकी हमने मुलाकात कराई। जनाब, हमारी तबी सेहत के साथ साथ हमारी ज़हनी सेहत भी हर तरह से बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़हनी तौर पर कोई शख्स ठीक नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, तो वो फ़िज़िकली भी मुतासर होगा। और ऐसी ही एक ज़हनी बीमारी हमारा आज का मौजू है, जिसको आम तौर पर बाइपोलर डिज़ीज़ या फिर बाइपोलर इलनेस कहते हैं। इसको बाइपोलर कहने के पीछे बड़ी अहम वजह है, क्योंकि किसी शख्स को ये मसला होता है, वो 2 किस्म की इंतहा पर ज़िंदगी गुजारता है, या तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है या बहुत ज़्यादा गमगीन होता है।
और बदकिस्मती से हमारे यहाँ ज़हनी बीमारियों को संजीदगी से नहीं लिया जाता और यही वजह है कि इस बीमारी में मुब्तला बहुत सारे लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं और ये मसला बहुत ही संजीदा है और इसीलिए हमने आज इस पर बात करने का सोचा है। तो इस बीमारी के मुतालिक मज़ीद जानेंगे कि जनाब ये बीमारी है क्या और इसका इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है। तो इस पर बात करने के लिए नेहा खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। नेहा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। नेहा, बाइपोलर डिज़ीज़ बहुत से लोगों को इसका आइडिया होगा भी, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत चंद लोगों को इस चीज़ का या इस डिसऑर्डर का आइडिया होगा। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये बीमारी, इसको किस तरह एड्रेस किया जा सकता है? इसमें सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि आपके जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उसकी कुछ अम्ब्रेला टर्म्स हैं। जिस तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो गए, डिप्रेशन को हम एक ओवरऑल नाम देते हैं, डिप्रेशन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। इसी तरह मूड डिसऑर्डर्स, बाइपोलर कम्स अंडर मूड डिसऑर्डर, जिसको मिजाज आप कह लें कि मिजाज में अगर कोई ख़राबी है या कोई किसी भी रीज़न से हो सकती है, उसके कॉजेज़ फिर अब आगे चल के मैं बात करूँगी। तो बाइपोलर जो है वो एक मिजाज का डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर के अंदर ये आता है। और बाइपोलर अक्सर लोगों को जिनको है भी या जो फैमिलीज़ हैं उनको बाइपोलर का मतलब ही नहीं पता। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बाइपोलर असल में है क्या। बाय मतलब दो और पोल्स जो हैं वो टू एक्सट्रीम्स होती हैं। सो दो ऐसी एक्सट्रीम्स होती हैं कि जिसमें जो इंसान है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो दो एक्सट्रीम्स में पहली एक्सट्रीम जो है वो है बहुत ज़्यादा तेज़ी की मिजाज में, अच्छा, खुशी की, तेज़ी की, जिसको मेनिया भी हम कहते हैं। ओके। और दूसरी एक्सट्रीम जो है वो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है, विच कम्स अंडर डिप्रेशन, जिसमें मिजाज में बहुत उदासी आ जाती है, मायूसी आ जाती है, आप अपने आप को बहुत वर्थलेस फील करते हैं, होपलेसनेस आ जाती है। तो ये दो एक्सट्रीम्स होती हैं। अब इंसान या तो मेनियाक साइड पे होता है या डिप्रेसिव साइड पे होता है। अच्छा। अब बाइपोलर में हम जनरल तो बात करते हैं, लेकिन बाइपोलर की भी आगे दो टाइप्स हैं फर्दर। अच्छा। बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2। ओके। और दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि बाइपोलर 1 जो है वो ज़्यादा कवर करता है मेनिया एपिसोड को, जिसमें आप ज़्यादा हैप्पी और वो फास्ट एक मैं बताती हूँ, मैं आगे चल के बताती हूँ कि मेनिया में एक्चुअली क्या होता है। अब मेनिया के भी दो टाइप्स हैं, हाइपरमेनिया एंड हाइपोमेनिया। अच्छा, ठीक है। तो बाइपोलर 1 इज़ बेसिकली ऑल अबाउट मेनिया, ठीक है, जिसमें आपके मिजाज में तेज़ी आएगी, वो उसमें हाइपर है बंदा। ओके। जिसको ये प्रॉब्लम होगी वो हाइपर होगा। हाइपो की तरफ यानी कि कम मिजाज में तेज़ी की तरफ वो नहीं जाएगा, हर चीज़ उसकी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होगी। वो खुश है तो बहुत खुश है, उसके अगर सोचें आ रही हैं तो बहुत शदीद आ रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक। और उसके बाद उसकी अपनी वो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी अपनी जिस्मानी या नफ्सियाती सलाहियतों में इजाफा हो गया है। अच्छा। कुछ लोगों में रिलीजियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मजहबी रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो नमाज़ एकदम पढ़ना शुरू कर देंगे, वो सदका खैरात करना शुरू कर देंगे, वो मजलिसों में जाना शुरू कर देंगे, अपने घर में महफिलें रखवाना शुरू कर देंगे। कुछ लोग हर वक्त नातें पढ़ते रहते हैं। अच्छा। कुछ लोग कुरान की तिलावत करते रहते हैं। तो एकदम से ये जो चीज़ आती है, ये ट्रिगरिंग फैक्टर है जिसको हमने देखना होता है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये कितनी दफ़ा हुआ है। सही। क्योंकि इसमें 6 months to 1 year का टाइम होता है, असल जो फेजेस आपने देखने होते हैं उसको मतलब डायग्नोज करने के हवाले से। ठीक है। ग्रैंडियोसिटी कि मैं कोई बहुत पहुंची हुई चीज़ हूँ, सेलिब्रिटी हूँ। अच्छा। या कोई ऐसा इंसान हूँ कि जो हर चीज़ कंट्रोल करता है। ओके। एक चीज़ इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें साइकोसिस भी हो सकता है, बल्कि होता है। साइकोसिस का मतलब ये एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज थेरेपी में नहीं बल्कि दवाइयों में है। थेरेपी और दवाइयाँ दोनों मिला के, क्योंकि साइकोसिस में तो ये है ना कि आप जो रियल आपकी ज़िंदगी है, जो असल ज़िंदगी, उससे आप बिल्कुल दूर हो जाते हैं। आप अपने ख्याली दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं, आपको डिलूजन्स होते हैं, आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं जो एक्चुअली नहीं होती हैं। वो सोचें आती हैं जो एक्चुअली नहीं होती हैं। तो इसमें डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस प्लस मूड की एक्सट्रीम। और बाइपोलर 2 जो है उसमें हाइपोमेनिया होता है। ठीक है। लेकिन हाइपोमेनिया ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि ज़िंदगी में एक आध दफ़ा ये एपिसोड अगर हो तो हम इसको बाइपोलर 2 कहेंगे। और ये वाला जो इंसान है, ये शख्स जो है, ये डिप्रेसिव साइड पे ज़्यादा होता है। ओके। जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वही पाए जाते हैं, उदासी, मायूसी, नींद में कमी, भूख में कमी और सुसाइडल आइडिएशन।
अच्छा। एक्सट्रीम में। अब इसमें भी ये साइकोसिस बाइपोलर 2 में आता है। जी, इसमें भी साइकोसिस में फिर यही चीज़ आती है कि इंसान जो सुसाइडल हो जाता है, अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट ना भी करे तो वो प्लान ज़रूर करता है ज़िंदगी में। तो ये दो एक्सट्रीम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हम जनरली कह देते हैं इसको बाइपोलर है, लेकिन ये नहीं पता कौन सी जो है इसको, तो 1 और 2 में इसको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। और फिर थेरेपिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि इसको डिफरेंशिएट दूसरे डिसऑर्डर से भी करें, क्योंकि पर्सनालिटी और बाइपोलर डिसऑर्डर्स बहुत मिलते जुलते हैं आपस में। अच्छा। तो डिलूजन्स और जो हेलुसिनेशंस अगर आपको हो रहे हैं, अगर आपको ग्रैंडियोसिटी, आप बहुत अपने आप को कोई चीज़ समझ रहे हैं, तो वो पर्सनालिटी में भी है। पर्सनालिटी के आगे फिर एक वो टर्म चलती है, 4 उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ध्यान से, एहतियात से पूरी हिस्ट्री लें, फैमिली से हिस्ट्री लें, उस इंसान से हिस्ट्री लें, क्योंकि बाइपोलर में ज़्यादातर देखा ये गया है, जो मैंने अपनी ट्रेनिंग में, अपने जो क्लिनिक में मैं जो लोग देखती हूँ, उसमें लोग अवेयर होते हैं अपने सिम्टम्स के। अच्छा। दूसरा, मैं जब इसके बारे में, बाइपोलर के बारे में पढ़ी थी, तो मुझे ये गूगल से, ऑब्वियसली गूगल हम सबका कह लें कि डॉक्टर भी है, रिसर्चर भी है, जब मैं पढ़ी थी तो मुझे इसमें ये समझ आई थी कि बाइपोलर डिजीज़ में जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि आप रैपिडली, आपके मूड्स जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, कि अगर अभी आप खुश हैं तो विद इन अ सेकेंड आपका मूड चेंज हो जाएगा और आप जो है ना वो या तो सैड हो जाएंगे या फिर किसी और मूड में चले जाएंगे। वाकई ऐसा है? ऐसा है, लेकिन इसमें फिर 1 और 2 की जो डिफरेंशिएशन है वो नहीं रहती ना। अच्छा। होता है लेकिन बहुत कम होता है ऐसा। सो वी हैव द टाइम ऑफ 6 months, होता है इस तरह, लेकिन ज़रा कम फ्रीक्वेंसी में ऐसे लेकिन होता है। फिर नॉर्मल एक दिन के अंदर ये 2 एपिसोड्स नहीं आ सकते। अच्छा, तो ये ऐसे हो सकता है कि एक बंदे का बिल्कुल ठीक हो गया है, उसने मेडिसिन भी ले ली, उसने काउंसलिंग भी ले ली, फॉलो अप्स भी ले रहा है, लेकिन आफ्टर सम इयर्स रिलैप्स वो दोबारा से उसको ट्रिगर कर जाए, दोबारा से वो उसी चीज़ में फॉल करे। रिलैप्स होता है, बिल्कुल होता है। हर साइकोलॉजिकल, हर ऑर्गेनिक बीमारी का रिलैप्स की हम पॉसिबिलिटी छोड़ते हैं। जो शिद्दत होती है वो ज़्यादा होती है या नॉर्मल? वो डिपेंड करता है कि ट्रिगर क्या है। अगर तो ट्रिगर बहुत बड़ा है, मतलब ऐसा सानेहा कोई ज़िंदगी में हो गया है कि जो जिसका उसने शायद सोचा भी नहीं था, तो वो रिलैप्स एक्सट्रीम भी हो सकता है। लेकिन समटाइम्स रिलैप्स देखा ये गया है कि वो कम शिद्दत में ही होते हैं और वो मतलब मैनेजेबल होते हैं। और इंसान को हम, मतलब क्लाइंट्स को हम इतना तैयार करके हम छोड़ते हैं कि अगर नेक्स्ट कभी ऐसा हो तो वो अपनी सेल्फ केयर जो है वो खुद कैसे कर सकते हैं। बहुत कम देखा गया है कि लोग जो हैं वो वापस आ रहे हैं थेरेपीज़ के लिए, लेकिन मेडिकेशन लेना ज़रूरी है। ये नहीं है कि मेडिकेशन अगर आपने छोड़ दिए तो फिर रिलैप्स तो ऑब्वियसली होगा। तो मेडिकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग ही दी जाती है, जो आपके मूड को जो है वो स्टेबल करे। अच्छा, हमें ये तो पता चल जाए कि जी एक बंदा बाइपोलर डिजीज़ उसको है, तो उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो कैसे उस बंदे का ख्याल रख सकते हैं या उसकी हेल्प कर सकते हैं? क्या क्या वो अपने बिहेवियर से शो कर सकते हैं, या ऐसी एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती हैं जिसमें उसको इन्वॉल्व करके तो उसकी कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं? उसमें फैमिली को साइको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो समझाना ज़रूरी है कि 1 और 2 टाइप्स क्या हैं। अच्छा। फिर जिस कैटेगरी में भी वो क्लाइंट फॉल कर रहा है उसके जो सिम्टम्स हैं उनका बताना ज़रूरी है। अगर मेनिया है तो जो मैंने पहले आपको बताई हैं लिस्ट ऑफ थिंग्स, वो बतानी ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या फैमिली एक्सपेक्ट करे। अच्छा। कि ये हो सकता है अगर इफ़ द ट्रीटमेंट इज़ नॉट गिवन ऑन टाइम। और डिप्रेसिव साइड पे जब जाते हैं तो डिप्रेसिव में भी क्योंकि सिम्टम्स बहुत कॉमन है, हर बंदे को आजकल पता है, तो उसमें हमने बेसिकली करना ये होता है कि गिव सपोर्ट। आप किसी को कमरे में बंद करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उसकी जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी या वो अकेला रहेगा तो वो ठीक हो जाएगा। बी देयर विद हिम। अगर वो बात करना चाह रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टॉकेटिव हो रहा है मेनिया के उसमें, तो आप उसको सुने। लेकिन एक हद तक सुने जा रहा है। अगर वो पूरा दिन बोल रहा है हाँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। उसको फिर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक्टिविटीज़ आप दें, जैसे कि कोई फिजिकल एक्सरसाइज कराने के लिए कह दें, जिम के लिए ले जाएं, वॉक करा लें, नेचर में ले जाएं ताकि थोड़ा वो काम डाउन हो, थोड़ा सूद हो। और बॉडी मसाज आप करवा सकते हैं जिससे वो काम डाउन हो मेनिया की वो जो चीज़ है, क्योंकि नींद नहीं इसमें आती है। अच्छा, आप बहुत दोनों एक्सट्रीम में ही नींद नहीं आती। आप बहुत ज़्यादा क्योंकि बातें कर रहे हैं, आपको रिस्क लेना है, आपको एडवेंचर्स करने हैं, तो somebody has to be with that person नॉन स्टॉप। जब तक आपको ये नहीं लगता कि वो बंदा
इस काबिल है कि इसको अकेला छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो मेनिया में भी आप वायलेंट हो सकते हैं। अच्छा, आप सेल्फ हार्म खुद को भी कर सकते हैं, आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस है ना। ओके, तो उसमें अगर परसिक्यूटरी वो है तो परसिक्यूटरी में ये चीज़ आती है कि इंसान कोई मारना चाह रहा है मुझे, कोई मेरा पीछा कर रहा है, ठीक तो है। वो एक ख्याली उसमें ही वो चाकू पकड़ के या पिस्टल पकड़ के वो चला जाएगा उसके पीछे, ओह, जो कि एक्चुअली नहीं है। ओके। तो इन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए ये थोड़ा बहुत स्किज़ोफ्रेनिया के साथ भी मैच कर रहा है। जी, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये इस बीमारी की तशखीस थोड़ी मुश्किल है। हाँ, और डिप्रेसिव साइड पे जब होते हैं तो लोगों के बीच में लेके जाएं। अगर वो अकेला रहना चाह रहा है तो 2-3 लोग बैठ के उससे बात करें, उससे पूछें कि वो कैसा फील कर रहा है, बिल्कुल उसको तनहा ना छोड़ें। अच्छा। क्योंकि उसमें भी फिर अगेन सुसाइडल आइडिएशन अगर आ गई तो वो अकेले अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फैमिली जो है, हर चीज़ का एक नॉर्मल न्यूट्रल ट्रैक होता है। मेनिया का भी, डिप्रेसिव और साइड का भी जो है, न्यूट्रल हाँ, ट्रैक जो है वो अपनाएं। ठीक है। नेचर में ज़्यादा लेके जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, बैलेंस डाइट दें, और अबव ऑल थेरेपी एंड मेडिकेशन जो है उसका बहुत ज़रूरी बहुत है। ख्याल रखें। और ख़ास तौर पर फॉलो अप ज़रूर लें, डॉक्टर के पास जाएं, उनको बताएं कि आपकी कंडीशन कैसी है। तो आज हमने इन डिटेल बात की है बाइपोलर डिजीज़ के हवाले से, उसकी कितनी टाइप्स हैं और किस तरह उसको मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है, ये मैनेजेबल है। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए नेहा खान मौजूद थी। नेहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से। और बहुत अरसा पहले हमने ये सीरीज़ शुरू की थी और जिसमें हमने, मुझे याद है कि हमने सीवी बनाने से ये सीरीज़ का आगाज़ किया था। और आज हम पहुंच गए हैं कि आपने वहाँ पर किस तरह एक्सेल करना है, और ख़ास तौर पर जो उनके इंटरनल गुरूज़ होते हैं ना, उनसे आज हमने आपकी मुलाकात करानी कि वो होते कौन हैं, उनका काम क्या होता है। वैसे तो उन्हें कहा जाता है कि कॉर्पोरेट ट्रेनर्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स देते हैं। न्यू कमर्स जो आते हैं, न्यू हायरिंग्स हो रही होती है, उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उन्हें पता हो कि जिस कंपनी में वो आए हैं उन्होंने किस तरह काम करना है, उस कंपनी का कल्चर क्या है, इंटरनल मामलात क्या हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हो रही होती है। तो ओवरऑल उनको उन्होंने काउंसल करना होता है या उनकी ट्रेनिंग करनी होती है। अब ये डिपार्टमेंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका स्कोप क्या है, और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो क्या पाकिस्तान में ये कल्चर आ चुका है, नहीं आ चुका, और आगे इसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, इस पर आज हमने बात करनी है। और एक और चीज़ है कि जनाब, ये जो ट्रेनर्स होते हैं, अब ये तो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स होते हैं, अब इनमें, और जिस तरह सोशल मीडिया पर वैसे भी हम लोग बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, क्या दोनों एक ही हैं या डिफरेंट है? इस पर बात करने के लिए अहमद फवाद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। तो अहमद साहब, आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो आपकी अपनी फील्ड की बारी आ गई है। जी जी। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के हवाले से आज हमने बात करनी, क्योंकि आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। तो ये क्या है, क्या ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, और पाकिस्तान में जिस तरह मैंने बात की कि क्या ये कल्चर आ चुका है पाकिस्तान में? जी, ये बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन है मुनीबा टू स्टार्ट विद, क्योंकि पाकिस्तान में जो कल्चर अभी स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा। जी जी जी। जैसे आपने शुरू में बात की ना कि मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ। और इनमें फ़र्क क्या होता है, असल में 3-4 किस्म की चीज़ें मिक्स होने के बाद, मिल जाने के बाद, हम एक अजीब से उसमें फंस गई है हमारी इंडस्ट्री कि जिनको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या काम कर रही है। तो इन शॉर्ट ये कहना मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का कल्चर यकीनन आ चुका है, और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, आप समझ लो, उसका पहला स्टेप भी नहीं चलता। अच्छा। न्यू हायर्स आते हैं, उनको सिखाया जाता है ठीक कि है। और बहुत सा डिटेल्ड होता है, जिसको हम 2-3 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उनको स्किल लेवल दिया जाता है, नॉलेज अपडेट किया जाता है, कंपनी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, अच्छा, कि पहनना क्या है और चलता क्या है, लीव्स वगैरह कैसे मिलती हैं, वो भी उसका पार्ट होता है। साथ ही साथ ये भी उसका इनिशियल, सिर्फ मैं अभी एंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा ये कि यहाँ पर किन चीज़ों के साथ आप एक्सेल कर सकते हैं, क्या क्या मैट्रिक्स होते हैं, आगे किस तरह से बढ़ना है, वगैरह वगैरह। यहाँ से लेके
उसके बाद फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, अच्छा। यानी एग्जिस्टिंग जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 3 साल एंड अबव हैं, उनके लिए फिर अलग मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, उनकी प्रोग्रेशन बनाई जाती है कि अगर अच्छा। आप तरक्की करना चाहते हैं तो ये 4 स्किल्स होना बहुत ज़रूरी हैं। सही। मसलन अगर किसी को लीडरशिप रोल में करना है, तो अभी मेरी एक कंपनी से बात हो रही थी, तो उन्होंने, आई वाज वर्किंग विद देम के जो मौजूद हैं अभी लोग, मसलन 6 लोग हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 2 उसमें से लग रहा है कि वो बेहतर हैं। अच्छा। अब इन दोनों में से किसी को प्रमोट करना है तो ये कैसे कि देखा जाए कि इसमें लीडरशिप स्किल्स हैं। ओके। तो लीडरशिप स्किल्स का एक टेस्ट रखा जाएगा, किसी तरह चेक किया जाएगा, उसके बाद फिर उसको ट्रेन किया जाएगा कि आपका नेचुरल फ्लेयर तो ये है, कंपनी को इस तरह का लीडर चाहिए। अच्छा, सो सही। उसके लिए फिर कॉर्पोरेट ट्रेनर्स आ जाते हैं। सो अगर देखा जाए कि कॉर्पोरेट ट्रेनर्स वर्ल्ड वाइड हैव वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री, वाह। इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, इनको अच्छा। तैयार किया जाता वाह, है, वाह, वाह। क्योंकि इन्होंने फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को तैयार करना होता करना है, है वाह। हर स्टेप पर। पाकिस्तान में Very अलबत्ता ये कल्चर जो था है तो यकीनन पुराना, लेकिन मुख्तलिफ सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर तक ही चल रहा था। कुछ हमारे दोस्तों ने आके कोशिश की कि मिडिल टियर में और स्टेट लेवल पर लेके आया जाए, लेकिन मैं अभी भी देखता हूँ कि शायद ये बेसिक लेवल पर भी अभी पूरा नहीं उतरा। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए, एग्जैक्टली। उनकी वजह से इतना ज़्यादा काम हुआ कि अंदाज़ा नहीं हो सका। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रही ना, लेट्स से आप अगर ओनर हैं, आपने किसी से ट्रेनिंग के लिए किसी को हायर किया ट्रेनर समझकर, और वो मोटिवेशनल स्पीकर है, हाँ। और वो अपने आप को सेल कर रहा है एज कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो आप फिर देखते हैं कि मैं इसकी ट्रेनिंग तो कंपनी को, एम्प्लॉयज़ को दिलवा दूँ। 10 एम्प्लॉयज़ हैं अगर ट्रेनिंग में, तो उनकी 1 दिन की अगर ट्रेनिंग है तो 1 दिन की तनख्वाह उनकी हाँ जी। लग रही है ना उस चीज़ पर, उसको कैलकुलेट करे, फिर वो जो पैसे उस ट्रेनर को दे रहे हैं उसके करे। जब वो देखते हैं कि ये सारा मिलने के बाद टोटल नतीजा ये निकला है कि 4 सक्सेस स्टोरी सुना दी हैं, हाँ। 2-3 कोटेशन सुना दी हैं, और अल्टीमेटली लोग खुश होकर तो चले गए हैं, लेकिन दे आर लर्निंग नथिंग आउट ऑफ इट, और उसका बिजनेस पर इम्पैक्ट नहीं आ रहा। अच्छा। ट्रेनिंग का मकसद है कि आप अगर लेट्स से कंपनी के लिए इस वक्त 10 रुपये कमा रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद विद इन 3 मंथ्स आप 3-4 रुपये तो ऐड करने के काबिल हो सके मजीद उसमें। अगर ये नहीं है और सिर्फ हुआ है, मोटिवेशन है, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। मतलब कॉर्पोरेट ट्रेनर और जो मोटिवेशनल स्पीकर एक नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। Okay. बिल्कुल भी नहीं। Okay. हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनर्स अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, ठीक वो है। बहुत अच्छा बोल सकते हैं। ठीक है। देखिए, हमने बात की थी जो मोटिवेशन है ना, वो एक इंजेक्शन है, हाँ जी। जिसको हम लगाते हैं तो कुछ अरसे के लिए इंसान समझता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मैं अगर आपको कहूँ कि आप शाबाश शाबाश मुनीबा, यू कैन डू इट, आप कैमरा बहुत अच्छा कर सकेंगी, तो कोशिश करें। आपका स्किल सेट ये है जो भी कर रहे हैं, कैमरे को आपने अदरवाइज जरूर ट्राई किया हाँ, होगा, हाँ। लेकिन प्रोफेशनल अंदाज से सीखने के लिए आपको फिर स्किल डेवलप करना होगा। जी। तो अगर मैं अपनी ट्रेनिंग के जरिए शाबाश शाबाश कमॉन कमॉन करता जा रहा हूँ, इट इज़ नॉट ट्रेनिंग, इट कुड बी मोटिवेशन। ओके। कि आप ठीक है कर लें, उठ के खड़े हो जाएं, लेकिन आप खुद से खड़े हो जाएंगे तो सीखेंगे कैसे? उसके लिए फिर प्रोफेशनल की जरूरत होगी। सही। सो इट इज़ नॉट द सेम, वन पार्ट कुड बी मोटिवेशन, बट लेकिन इट्स नॉट द सेम। फर्क सिर्फ ये है, छोटी सी चीज़ अगर जी, ऐड जी। कर सको इसमें, कि बिजनेस में वैल्यू जिससे ऐड होती है, वैल्यू का मतलब है पैसे। सही। अगर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वो ऐड कर रही है तो वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, अगर नहीं कर रही तो फिर तो उसको वो कोई भी नाम मोटिवेशनल दे दे। स्पीकर है। ठीक है। अच्छा, अब ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एक तो कितनी किस्म की होती हैं, और दूसरा ये कि इसमें 3 E's का बहुत सुना जाता है, वो क्या होती हैं? अच्छा, ये बेसिकली 3 तरह की होती हैं, जिसको हम आस्क मॉडल भी कहते हैं, Okay. ये के ऐसे भी कहा जाता Okay. है। इट इज़ A फॉर एटीट्यूड, ओके। S फॉर स्किल, ठीक। K फॉर नॉलेज। ओके। सो इन तीनों चीज़ों पर ट्रेनिंग डिज़ाइन की जाती है, डिलीवर की जाती है। मिसाल के तौर पे हम अगर नॉलेज से शुरू करें तो जैसे मैंने कहा, न्यू हायर हैं या ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, समटाइम्स हम काम करते करते इतना आगे निकल जाते हैं अपने पर्टिकुलर फील्ड में कि दूसरे डिपार्टमेंट की हमें बेसिक्स का भी अंदाज़ा नहीं होता। कई बार मैंने देखा है सीनियर लोगों को भी बेसिक लीव्स लेने का पैटर्न का नहीं पता होता कि यार वो कैसे अप्लाई करना है, क्या कोई फॉर्म लेना है या ऑनलाइन इस पर अपडेट आ गई वगैरह वगैरह, बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़। तो अगर तो नॉलेज में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आप देखते हैं सिस्टम नॉलेज के हवाले से, तो फिर आप उनको नॉलेज रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं, उनको गाइड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चीज़ें हो सकती जैसे कोड ऑफ कंडक्ट की मैंने बात की, हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी में कल्चर होता है कि लोगों को के बुरे नाम बुलाए जाते हैं, समटाइम्स नाम रख दिए जाते हैं। हाँ। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी पाकिस्तान में भी हैं, वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज़्यादा है। इस अगर आप बुरा नाम बनाते हैं किसी का, लेट्स से किसी गंजे को आपने टकला कहा और सब मिलके कह रहे हैं टकला, तो ये फायरेबल ऑफेंस बन जाता है। अच्छा। क्योंकि आपने रेसिज्म का मुजाहरा किया। ओके। सो यू विल बी फायर्ड। तो लोगों को नहीं पता होता, फिर उनको इस तरह की ट्रेनिंग के जरिए उनके इल्म में इजाफा किया जा रहा था कि भाईजान कंपनी की पॉलिसी ये है, तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उसको तो अवॉइड आपको ठीक है। करें। सेकंड इज विद दिस स्किल,
अगर आपको कोई काम, कोई सिस्टम यूज़ करना नहीं आता, कोई स्किल आपके अंदर डेवलप नहीं है और आप कंपनी के लिहाज से पीछे रह रहे वो हैं, सिखाया जाता फिर है। कंपनी एनालाइज करती है कि इनको कोई लेट्स से बेसिक्स चाहिए, कोई नया सिस्टम लॉन्च किया है वो चाहिए, कोई नई इंट्रोडक्शन आ गई। ठीक है, उसके अलावा थर्ड है एटीट्यूड। आपका स्किल भी अच्छा है, आपका नॉलेज भी अच्छा है, बट लेकिन आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं जी है। आपको प्रॉब्लम है कि 4 साल से प्रमोशन नहीं हुई तो मेरा दिल नहीं करता काम करने की। देन विल कंडक्ट अ ट्रेनिंग सेशन ऑफ एटीट्यूड। है। उसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं, इसमें फिर ये देखा जाता है कि ऐसा क्या हुआ ह्यूमनली, बिल्कुल मैं भी नहीं प्रमोट होऊंगा, या मेरे साथ अगर कलीग्स मेरे बुलिंग करते हैं, सो उसमें देखा जाएगा कि क्या चीज़ है जिसको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। ओवरऑल कल्चर Overall इंप्रूव culture होगा बेहतर और होगा। परफॉर्मेंस बेहतर होगी। ठीक सो है। ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है। अब इनको एड्रेस करने के 3 तरीके होते हैं, जिसको अच्छा, आपने 3 3 E's कहा। ठीक है। उसको हम कहते हैं 3 E का मतलब है एक्सपीरियंस, ओके, एक्सपोजर एंड एजुकेशन। ठीक है। इसको 70-20-10 मॉडल भी कहा जाता है, अदरवाइज आसानी के लिए यही रखा हुआ है। अब एक्सपीरियंस क्या है? यू लर्न बाय डूइंग। अच्छा, इसके लिए मिसाल दी जाती है कि साइकिल चलाने के मैं आपको लाख तरीके बताता लेकिन रहूं। जब तक आप चलाएंगे नहीं तब तक आपको नहीं एग्जैक्टली, आएगी। यू हाँ। हैव टू डू इट ओवर एंड ओवर Exactly. अगेन। आपको गिरना ही है, आपको बैलेंस सीखना ही बिल्कुल। है। अच्छा, अब जैसे ट्रेनिंग हम लोग ले रहे होते हैं या आप कॉर्पोरेट ट्रेनर अगर दे रहे होते हैं, तो एक ट्रेनिंग के ऊपर उस ट्रेनिंग का कितनी देर तक असर रहता है? ये बहुत बहुत क्रिटिकल सवाल है। हाँ। इसको हम कहते हैं रिटेंशन। अच्छा, ट्रेनीज रिटेंशन, यानी उसने रिटेन कितना किया। हाँ। इसकी 2-3 मेथड यूज किए जाते ठीक हैं। है। जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की मैंने बात की, तो इस तरह हम कोशिश करते हैं, जो लेटेस्ट मॉडल है उसको कहते हैं गेमिफिकेशन, यानी आप गेमिफाई करते हैं, यानी गेम बनाते हैं। जो भी आपने सिखाना है उसकी गेम बनानी है, कुछ भी चीज़ करनी है। मतलब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, हमने एक सिस्टम नया लॉन्च किया जो कि बहुत बड़ा सिस्टम था, जिसमें कस्टमर की डेटाबेस है, इंफॉर्मेशन है, वगैरह वगैरह। आई रिमेंबर आई हैड दैट इंफॉर्मेशन विद मी के वहाँ पर उसकी जो कलर स्कीम है वो वाइट, ब्लू एंड ग्रे। ठीक है। मैंने फिर एम्प्लॉयज़ को बुलाया, मैंने कहा आप सबसे पहले फेसबुक खोल के मुझे यूज़ करके दिखाएं। सो दे स्टार्टेड यूजिंग इट, ऐड एज फ्रेंड, और ये सारे काम किए उन्होंने। फिर मैंने कहा इसी तरह से कस्टमर इस सिस्टम में ऐड किया जाता सही। है। सो मेक इट अ गेम, ठीक है। प्ले अ गेम विद देम। सो ये अगर आप गेमिफाई करते हैं, नंबर 1 तो लोगों का इंटरेस्ट रहता है। इंटरेस्ट होता है तो यादाश्त में रहती है, यादाश्त में retain रहता रहती है, है। क्या बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आप उनको इंश्योर करें कि कम अज़ कम पहले दिन में और अगले 3 दिनों में कोशिश करें कि उनको उसके मुतालिक कोई क्वेश्चन भेजें, सही। कोई बात करें, क्योंकि जब बार बार मेमोराइज होगा तो रिटेंशन तो बढ़ती वो जाएगी और आपके impact माइंड रहेगा। में रहेगा और आप Yeah. उसको याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। Yeah. तो क्योंकि आज वक्त की थोड़ी सी शॉर्टेज थी और हमने जल्दी जल्दी में ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की है, कवर अप करने की कोशिश की है कि हमने कॉर्पोरेट ट्रेनर्स का स्कोप क्या है और पाकिस्तान इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर इसका कितना कह लें कि इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। तो इस पर बात करने के लिए अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, बदकिस्मती से ना पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होने लगा है जहाँ नशे का इस्तेमाल तेज़ी से फैल रहा है। गली मोहल्ले, सड़कें एक तरफ और तालीमी इदारे भी इस लानत से महफूज नहीं हैं, और बावजूद हुकूमती सतह पर सख्ती के फिर भी ये माफियाज तेज़ी से अपने पंजे गाड़ता जा रहा है। कौन से ऐसे अवामिल हैं और उनको अपने प्लेटफॉर्म जो मुहैया कर रहे हैं, आज के दिन हमने उस पर बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि एंटी ड्रग एक्टिविस्ट हैं। जुल्फ़िकार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब, क्या कुछ तब्दीली आई है हुकूमती सतह पर? सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट करूंगी, बिकॉज नशे का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह हो रहा है इसका हमने बहुत ज़्यादा जिक्र हाईलाइट इसको किया हुआ है हमने, लेकिन क्या हुकूमती सतह पर अब इसको जो है सीरियसली लिया जा रहा है? इसके हवाले से कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? पहले तो मैं आज का जो इंटरनेशनल डे है उसके हवाले से मैं बताना चाहता हूँ। आज इंटरनेशनल डे ओवरडोज अवेयरनेस डे है। अच्छा। यानी जो ड्रग्स के ज़्यादती की वजह से जिनकी अमवात होती हैं और वो इस दुनिया से चले जाते हैं और पीछे एक शेम और स्टिग्मा छोड़ जाते हैं उन फैमिलीज़ के लिए, आज उन फैमिलीज़ के लिए और उन लोगों की याद मनाने के लिए पूरी दुनिया में दिन मनाया जा रहा है। ठीक है। जिसका बुनियादी मकसद यही है कि हमने उनको शेम से निकालना है, उनके जो अहल खाना है, दोस्त अहबाब है, उनको उनकी याद दिलाना है कि वो भी इस दुनिया में का एक हिस्सा है। तो ये तो आज इंटरनेशनल डे के हवाले से। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया, वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, और ये मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि आप भी बखूबी गाह हैं, कई प्रोग्राम किए हमने।
और अल्लाह का शुक्र है कोर्ट की डायरेक्शन भी कई बार थी, बिला आखिर किसी न किसी गवर्नमेंट ने वो स्टेप उठाया है। ये पहली बार हो रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट एक मासिव लेवल पे एक अदारा बनाया है ड्रग्स के ख़िलाफ़। अच्छा। और वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंडर होगा। ओके। और उसको लीड करेंगे ब्रिगेडियर साहब, फ़ौज के सर्विंग ब्रिगेडियर होंगे, उसमें फ़ौज के अहलकार जितने भी होंगे वो भी होंगे, ठीक है, सर्वत हाजिर जो होंगे, उसके अलावा पुलिस और अच्छा। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। वाह जी वाह। उस फोर्स का बुनियादी मकसद यही है कि हम ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो स्ट्रीट लेवल पे इस वक्त पैडल बहुत ज़्यादा है, उसकी सेल बहुत ज़्यादा है, उसको रोकना है। क्योंकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जो डोमेन थी वो डिफरेंट थी। वो ज़्यादा गली मोहल्लों में जो है पुड़ियाँ बेचने वाले उनको नहीं पकड़ते थे, और उनकी जो रिकवरी का रेट था वो दूसरे इदारों की निस्बत बहुत ज़्यादा था, ANF का भी। ठीक है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये अब स्टेप लिया है, और मैं समझता हूँ उसमें मीडिया का बड़ा रोल है। उसमें लाहौर न्यूज़ में इतने प्रोग्राम हमने किए, बार बार अक्सर ये बात कहा करते थे यार एक पुल ना बनाएं, एक सड़क ना बनाएं, एक इदारा इनके लिए एक कोई ना कोई बना दे। तो मैं समझता हूँ कि चले एक अदारा बनने से ये है कि बाकी जो चीज़ें हैं, अभी तो उन्होंने सप्लाई रिडक्शन, सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये इदारा बनाया एक जो इक़दाम किया है, कर रहे हैं। तो उससे मैं समझता हूँ कि आइंदा मुस्तकबिल में बेहतरी नज़र आएगी। और विद इन ये मेरा हाल 1 महीने के अंदर अंदर जो इस वक्त ब्रिगेडियर वो अपॉइंट हो चुके हैं जी जी। और मुख्तलिफ बिल्डिंग भी गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दी है, और इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ इस हुकूमत को भी जाता है, और उन अफसरान को जो बड़ी क्या कहते हैं जाफशानी से, मेहनत से जिन्होंने इस मौके को, लेकिन उसमें हिस्सा जो है ना मीडिया का और हमारा भी बहुत ज्यादा है। बेशक इस चीज को आगे हमने बढ़ाने में हमने बहुत ज्यादा किया। तो जुल्फ़िकार साहब, ये तो चले गवर्नमेंट जो है एक हुकूमती सतह पर काम कर रही है, आप भी हमेशा किसी न किसी जद्दोजहद में तगदो में लगे हुए होते हैं, किसी न किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो आजकल आपका नया प्रोजेक्ट खासतौर पर इस हवाले से क्या है? हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पहली बात यह है कि हम सबकी, इवन गवर्नमेंट की भी सबकी नज़रें ना डॉलर पे होती हैं। अच्छा। कि कोई हमें पैसे दे, और ड्रग्स के लिए ज़ाहिर बात इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं उनको लालच होता है कि हमारे मुल्क में किसी ना किसी तरीके से ड्रग ना पहुँचे। अच्छा। और ये यहाँ से, क्योंकि आपस में आप कुछ देंगे तो कुछ लेंगे ना। तो दुनिया में इस वक्त जितना भी चीज़ों को कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो INL कर रहा है ड्रग्स के हवाले से अपना पैसा एलोकेट कर रहा है डिफरेंट मुल्कों को, तो पाकिस्तान को भी उस सिलसिले में बहुत सी लोगों को ट्रेन किया है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को अभी भी बहुत से इदारों को सपोर्ट कर रहा है। हम अभी ब्रिटिश के साथ एक अच्छा प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं लाहौर में, और ख़ासकर अमेरिकन के साथ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी हम लेके आना चाहते हैं, ताकि यहाँ हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कम्युनिटी को इंगेज करें। यानी आप लोगों को ज़्यादा प्रिवेंशन बेटर देन क्योर है। अगर वो आप लोगों को प्रिवेंशन देंगे ज़्यादा, तो आपका जो इस्तेमाल का रेट और सप्लाई उसमें कमी आएगी। ठीक है। हम टीचर की ट्रेनिंग शुरू करवा रहे हैं, हम यूथ की ट्रेनिंग, उसके बाद फीमेल वुमेन की ट्रेनिंग, बिजनेस कम्युनिटी के साथ साथ हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, वकला की, डॉक्टर्स की, हम हर तबके को ट्रेन करना चाहते हैं। यानी ड्रग्स के ख़िलाफ़ हर स्टेज पे, हर जगह पे उसके ख़िलाफ़ आवाज़ हो। तो जो उसमें जो फैमिली का सबसे बड़ा रोल है, ख़ासकर फैमिली बॉन्डिंग जो है, फैमिली का स्ट्रक्चर जो है, उस पर भी हम एक अलहदा हमने एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो हम ये इदारा जब शुरू हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, तो उसके बाद हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जो माफियाज है जिसने पंजे गाड़ लिए हुए हैं, उसमें कमी आएगी? नहीं मुनीबा, इसमें आप गहराई में जाके देखें, दुनिया में हम ड्रग्स को ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा। हम चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, एक बड़ी चेन जो है उसको आप उसको कैच करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसमें कमी आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ये देखा गया है कि आप हर चीज़ की आपके शॉर्टेज हो सकती है, आटे की, घी की, लेकिन आप ड्रग्स की शॉर्टेज नहीं कर सकते।
क्योंकि हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो हो गई गई, है। लोग केमिकल पे डाइवर्शन हो गई है, लोग अच्छा। केमिकल ड्रग्स पे चले गए हैं। आइस इज केमिकल, जो पिल्स टैबलेट है वो भी केमिकल। अच्छा। उसके बाद फिर और वक्त के साथ साथ जो अभी जो वेप है, मतलब ये ड्रग्स में भी डाइवर्सिटी आ गई हुई है। देखिए लोग पहले हीरोइन का इस्तेमाल करते थे, चर्च का, अब वो चर्च एज ए फैशन है, हर अच्छा। दूसरा तीसरा बंदा चर्च का इस्तेमाल करता है। उसके साथ साथ आप देखें कि लोग आइस पे क्योंकि आपने अपने बॉडी के लेवल को मेंटेन करना है। हमने इन चीज़ों के साथ साथ हमने डेवलपमेंट के प्रोग्राम यानी ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड काउंसलिंग के प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट के शुरू करने हैं। सही। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह देर आए दुरुस्त आए। मैं ना उम्मीद नहीं था, मैं हर बार कोशिश करता था किसी न किसी स्टेज पे, लेकिन ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, उनके establish जहन में किया। ये बात जी, आई। जी। और मैं अक्सर आजकल मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ये बात दोहराता हूँ कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं उनको इसको कंट्रोल करना चाहिए, वो इसको लीड करें। और अभी DG ISPR ने जो 3-4 वीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बड़ी डिटेल के साथ, उसमें 3-4 चीज़ों का जिक्र किया था। यानी हमारे मुल्क में पेट्रोल की जो स्मगलिंग है, हमारे यहाँ टोबैको इंडस्ट्री में जो माफिया है, उसके बाद ड्रग का टाइकोन जो हैं, ये मुल्क की जड़ों को एक किस्म का खोखला करते हैं, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है, ये हर चीज़ पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने अपनी नई नस्ल के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। देखिए आज हम हैं, कल नहीं होंगे, कल हमारी नई नस्ल आएगी। अगर हम अच्छी चीज़ों को आप पेश कर देंगे, सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो वो एक सिस्टम शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन कुछ चीज़ों की अभी भी कमी है, यानी ट्रीटमेंट साइड में हम बहुत ज़्यादा वीक हैं, प्रिवेंशन साइड में हॉस्पिटल नहीं है। हाँ जी, लेकिन ये है कि एक अदारा बनने के बाद कुछ उसके ना बाद कुछ अब बेहतरी कहीं ना कहीं बेहतरी ज़रूर देखने को मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा स्टेप है हुकूमत की तरफ से कि उन्होंने एक पूरा इदारा तश्कील दिया है सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को हैंडल करने के हवाले से कि ड्रग्स के ऊपर काबू पाया जाए और जितनी भी सप्लाई चेन है उसके ऊपर ख़ास तौर पर काबू पाया जाए। और इस पर हम बात कर रहे थे। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हमारे वीकेंड को चार चांद लगाने के लिए दो ऐसी पर्सनालिटीज़, दो ऐसे टैलेंटेड भाई मौजूद हैं और जो कि खूब एक जैसे हैं, ट्विन ब्रदर्स हैं। और जनाब दोनों की सलाहियतें भी एक जैसी हैं और टैलेंट भी एक जैसा है, शक्लें सूरतें भी एक जैसी हैं और कपड़े भी एक जैसे ही पहनते हैं। और दूसरा ये कि जो उनके पास टैलेंट है ना, कि खूब गाते भी एक जैसे हैं। मैं तो जब सोशल मीडिया पे इनके ख़ास तौर पर जब मैंने वीडियो देखी ना, तो मैं लिटरली हैरत में मुब्तला हो गई थी कि इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी। मतलब कुछ लोग होते हैं कि ट्विन होते हैं बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनमें फ़र्क नज़र आता है, लेकिन इनमें कुछ भी फ़र्क नहीं है। अभी आपसे जब मैं उनकी मुलाकात कराऊंगी ना, तो आप ख़ुद देख लीजिएगा। तो हमारे साथ इस वक्त ट्विन ब्रदर्स अब्दुर्रहमान और मोहम्मद हसन मौजूद है। आप दोनों को वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। और उसके साथ साथ अब्दुल्ला जो कि गिटारिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। तो जनाब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। इकट्ठे बोलते हैं? नहीं अलग अलग बोलते हैं। मैंने कहा शायद ट्विन है तो इकट्ठे गाते बोलते एक हैं। साथ है ना, तो वो फिर एक साथ बोलने में इकट्ठे लगते हैं। तो दोनों की लिटरली सेम, सारी आदत भी सेम है दोनों की। मोस्टली आते हैं सारी सेम। अच्छा, हाँ। क्या बात है, वाह जी वाह। तो मैं चाहूंगी कि बातें हम थोड़ी सी करें, लेकिन पहले इनसे सुन लेते। तो क्या सुनाएंगे आप दोनों में? आतिफ असलम का एक गाना, हम हमारा फेवरेट सिंगर, तो हम उनका एक गाना सुनेंगे। चले। अच्छे, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आप दोनों की। तो क्या क्या हॉबीज़ हैं? और सबसे पहले तो मुझे बताइए, गाने का शौक किसको पहले आया था? गाने का शौक हमें बचपन से ही है। बचपन से दोनों को इकट्ठे ही था? और हमने ना, हम गाते भी एक साथ ही, हमने कभी अलग परफॉर्म अलग भी नहीं गाया, परफॉर्म नहीं किया। और वैसे अगर हम कहीं गुनगुना रहे हो ना, वैसे भी तो हमें लगता है कि यार कुछ मिसिंग है, क्योंकि हमने एक साथ परफॉर्म किया है। और जब हम वैसे अगर गुनगुना रहे तो कोई अलग एक बंदा
तो वो ऐसे लगता है कि कुछ मिसिंग लग रहा है कि कुछ हमने ना। शुरू से ही इकट्ठे, हम दोनों का साउंड ही हमने ऐसे किया कि इकट्ठे हम। क्या बात है, वाह जी गाएं वाह। और इस तरह से। तो दोनों में से बड़ा कौन है? अल्लाह सबसे बड़ा। नहीं वो तो है, लेकिन होता है ना कि 1-2 सेकंड्स का नहीं, फर्क हाँ, होता है। 5 मिनट्स का फर्क है और अच्छा मैं- 5 मिनट्स का फर्क है, आप बड़े हैं उसमें से, लेकिन दोनों आइडेंटिकल इतने ज्यादा हैं कि वो पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलता। घर में भी पता चल जाता है या नहीं नहीं चलता? बिल्कुल पता नहीं चलता। अच्छा। कि हम अपने ना, हम जब हम ना शरारती भी बड़े छोटे अच्छा। होते, तो हम जब दादाबू से ईदी लेने जाते थे ना, तो हम एक ही बंदा दो दफा ले लेता तो कहते तुम तो ले आ। जब ये जाता था तो कहते थे यार तुम तो ले गए। नहीं वो तो दादाबू वो था। तो ऐसे इस तो तरह आप के लोग हमने- शरारते भी, किसी को मार के आ जाना और किसी और को डांट पड़ जाना या किसी को यहाँ मार पड़ नहीं, जाना, ऐसा तो इस कभी तरह से नहीं इस तरह कभी से नहीं, किया। लेकिन हाँ मगर हाँ ऐसी छोटी मोटी शरारतें होती ऐसा रहती करते थी। वाह जी वाह। तो स्कूल में भी ऐसे ही होता है, कोई नहीं पहचान सकता और किसी दूसरी एक ही क्लास में है और एक ही सारा एक ही क्लास थी, उन्होंने स्पेशल फिर हमारा सेक्शन डिफरेंट किया बिकॉज़ कहते पहचान पता चले नहीं आता, तो उन्होंने कि कौन स्पेशल क्या है। स्कूल में भी उन्होंने स्पेशल हमारा सेक्शन वाह जी वाह। सेपरेट तो किया। बचपन से अगर आप लोगों को सिंगिंग का शौक था, फिर सीखना कब शुरू किया आप ये लोगों ने? हमें गॉड गिफ्टेड है। ये हमें God God gifted gifted और कहीं से सीखने की ज़रूरत इस कदर पड़ी नहीं। आई थिंक यूट्यूब से हम वो लेते हैं ट्यूटोरियल अच्छा, गिटार सुनते की, हैं। और जितना सुनते हैं उतना ज़्यादा सुनने से भी अच्छा गाना, क्योंकि जितना अच्छा इनपुट आपके अंदर जाएगा उतना उतना ही आउटपुट आएगा, अच्छा आउटपुट हाँ। निकलेगा। नहीं तो फैमिली में और भी कोई गाता था या आप दोनों ही बस? बाबा को गाने का शौक है। हमारे बाबा तो वहाँ से मिला आप हमें लोगों वहाँ से इंटरनली भी मिला, और प्लस हमें थोड़ा बहुत खुद भी शौक था अच्छा। गाने का, तो इस क्या वजह से बात हम है। तो साथ साथ क्या पढ़ भी रहे हैं, हाँ, स्टडी साथ साथ कर? हम पढ़ मैं रहे हैं। CS कर रहा हूँ गेर्जन यूनिवर्सिटी से। और मैं अच्छा। साइबर सिक्योरिटी सेम यूनिवर्सिटी, हमने इस दफा फील्ड्स अपने डिफरेंट, अच्छा, फील्ड्स डिफरेंट कर ली ये हैं। एक वाहिद चीज़ है जो हमने ये डिफरेंट वाहिद एक चीज़ है जो हमने अब वाह, क्या आके बात डिफरेंट की है, क्या बात है, दैट्स गुड। तो दोनों को किस तरह का गाना पसंद है, जॉनरा पसंद है? सेमी क्लासिकल आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, सेमी क्लासिकल फोक सिंगिंग भी हम करते हैं। सो ज़्यादा क्लासिकल नहीं मुझे गाना पसंद लगता, अच्छा। क्योंकि वो हमारा वो जॉनरा नहीं है गाने का। सुनने में और अच्छा हमें लगता रैप है, भी नहीं पसंद, जो अच्छा, आजकल का जो हाँ। है रैप वो भी फास्ट म्यूजिक नहीं पसंद, फास्ट म्यूजिक नहीं पसंद, और- मेलोडी पसंद हाँ है। मेलोडी और जस्ट लाइक सेमी क्लासिकल, जस्ट लाइक ये गाना हो गया, ये मेलोडी प्लस सेमी क्लासिकल भी है। सो इस तरह के गाने सजाद अली के फेवरेट सिंगर हमारा है सजाद अली, अच्छा। और आतिफ असलम अच्छा। और नबील नबील शौकत शौकत अली अली। लाल से पाकिस्तानी, और हाँ हम इंडियन सिंगर है सोनू निगम, हम उसको अच्छा। बहुत शौक से वाह, वाह। ऑल टाइम फेवरेट जो है ना वो हमारा इंडिया का एक सिंगर है सोनू वो निगम। उन्हें पसंद उनको हम करते हैं, फॉलो ठीक करते हैं है, इस क्या तरह से। बात है। तो आप ही ज्यादा बोलते हैं नहीं कि नहीं, दोनों ही मुझे बोलते बोलने का मौका नहीं देता, मेरे ही करता है। आई अट्रैक्शन आपकी मेरे साथ हुई हुई है, आई कांटेक्ट आपका नहीं, मैं मेरे साथ उनसे हुआ भी है। पूछ रही हूँ, अच्छा, वो ऐसे अगर ऐसे बोलेंगे करता है, तो ये मैं मुझे उनकी बोलने तरफ देता। आई कांटेक्ट कर लूंगी। अब मैं बोलूँ चलो जी बोलो। हाँ। तो क्या खाने में भी दोनों को एक ही चीजें पसंद होती है, कुछ डिफरेंट भी खाते हैं या मोस्टली हमारी सेम चॉइसेस हैं, चीज़ same हर होती चीज़ सेम है। हाँ खाने में एक आध चीज़ जो है जो मुझे नहीं पसंद, बट हाँ ये खा लेता है। सो जस्ट लाइक मुझे भिंडी नहीं पसंद और इसको भिंडी बहुत पसंद है। अच्छा। बस ये एक डिश है। और लेकिन कभी ऐसा होता है कि जैसे बहुत ज्यादा कहते हैं कि जो ट्विन होते हैं या आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, उनमें बहुत होता है कि ज्यादा दूर नहीं रह सकते, अलग नहीं आपस में रह सकते हैं। ज्यादा दूर तो रह सकते हैं, मगर बट हाँ, ये है कि क्या हमारे अंदर एक वो एक कहते हैं ना कि कांटेक्ट है कि अगर मैं कोई बात सोच रहा हूँ ना तो ये आके मुझे वही बात कह वाकई? देगा। हाँ वाकई ऐसा और होता अगर है। मैं कोई अच्छा। काम करने लगा हूँ तो ये पहले से यहाँ तो वो काम कर रहा होगा, यहाँ फिर कहेगा आओ मेरे यार वो मैं तो काम वही काम करने लगा था कि अच्छा। इस तरह से हमारा आपस में ये contact होता था कि हम जब खुद भी हैरान होते थे, हम जब कोई क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन उस पर अगर कोई मिस्टेक होती थी ना तो सेम मिस्टेक, इवन स्पेलिंग मिस्टेक भी सेम होती थी, तो हम इस पे हैरान होते थे। वो उसका ये था कि हम याद भी एक याद साथ इकट्ठे करते करते थे, थे। तो वो एक साथ ही भूलता था जहाँ से भूलता था। अच्छा। वाह वाह वाह, जब हम क्या आगे बात है। थे, यार मेरा वहाँ से ना एक पॉइंट मिस हो गया, कहता यार मेरा भी सेम पॉइंट मिस हो गए। तो वो ये हमारे अंदर एक और कनेक्शन है। एक और कि हम ऐसे जैसे मैं अभी ऐसे मुंह में गुनगुना रहा हाँ, हूँ तो मैंने गाना स्टार्ट किया, इसने सेम पॉइंट पे वहीं से स्टार्ट कर दी। क्या किया, बात हालांकि है। अभी इसको पता नहीं है कि मैं ये गाना। अब्दुल्ला, मुझे लगता है आप भी पहली दफा सुन रहे हैं सारी चीजें। आई थिंक सो। हाँ, आपने भी नहीं देखा पहले इतना कोइंसिडेंस किसी चीज में हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पहली बार इनको देखा है मैंने, इतना माशाल्लाह इतना माशाल्लाह कोइंसिडेंस और इतने आइडेंटिकल ट्विन्स है कि हर चीज ही एक साथ हो रही है। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जाने देंगे, लास्ट पे एक और गाना है जो
आपने हमें सुनाना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते जो है जनाब हम इन दोनों से गाना एक और सुनते जाते हैं जी। कहानी सुनो। चलिए अब्दुल्ला तुम भी आप शुरू करें ना ये गाना।